हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों। नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। कहने का मतलब है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो भारत के संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, रखा गया है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 36 से 51 में भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। तथा क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उत्तर होगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया है, तो आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से लिया है, तो स्पेन के संविधान से लिया है। दूसरा पॉइंट है ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए क्या है, आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। यानी कि जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आया उस समय भारत देश के पास इतनी आवश्यकता है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास उतना धन पैसा नहीं था। सरकार के पास उतना धन यानी कि पैसा नहीं था कि संविधान नहीं थे जो उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो कहता है अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर थी। यह सरकार की किस पर निर्भर थी, इच्छा पर निर्भर थी कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाया जाए या नहीं लाया जाए। लेकिन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाई गई। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। लेकिन आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया था, तो स्पेन के। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी चर्चा भारत के संविधान में कहाँ की गई है, तो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटीसा। कौन? केटीसा। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटीसा ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है।
कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान केटी शाह, नीति निर्देशक तत्व के बारे में केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपना इच्छा के अनुसार करता है। कहने का मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसको जनता अपने आप नहीं ले सकती है। वो सरकार का मन होगा तो देगा और नहीं मन होगा तो नहीं देगा। कहने का अर्थ यही है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक क्या है? तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व यह इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक तथा आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करना। क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यही है कि वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करे। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यही उद्देश्य है। ठीक है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह एक संविधान का आदर्श है। संविधान का क्या है? आदर्श वाक्य है। संविधान का क्या है? तो आदर्श वाक्य है। इसके माध्यम से यह पता लगता है कि भारत एक लोक कल्याण राज्य है। तब भारत एक लोक कल्याण राज्य है। इसका पता किसे लगता है? तो भारत एक लोक कल्याण राज्य है। इसका पता भारत एक लोक कल्याण राज्य है। इसका पता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही लगता है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा यानी कि जो अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 36 इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी कि जो अनुच्छेद 36 है इसमें जो राज्य होता है ना, राज्य उसके बारे में नीति निर्देशक तत्व अपनी परिभाषा देता है। नीति निर्देशक तत्व क्या करता है? तो अपनी परिभाषा को देता है। ठीक है। अनुच्छेद 36 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 37 कहता है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है इसे जबरदस्ती न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
तो नीति निर्देशक तत्वों को जबरदस्ती न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा इस पर वाद विवाद भी नहीं किया जा सकता। इस पर वाद विवाद यानी कि झंझट भी कोई भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 यह लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 38 कहता है यह लोक कल्याण की अभिवृद्धि है। यह लोक कल्याण की क्या है? अभिवृद्धि है, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 38 में कहता है कि सरकार है ना, वो सरकार जनता का क्या करेगी? तो कल्याण करेगी। जैसे कि राशन कार्ड देना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, ये सब सरकार करेगी। किसको? जनता की सहायता में। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि सरकार लोक कल्याण के संबंध में जनता की सेवा करेगी, कल्याण करेगी। राशन कार्ड बना कर देगी, आधार कार्ड बना कर देगी, सामाजिक सहायता करेगी, आर्थिक सहायता करेगी, राजनीतिक सहायता करेगी, ये सब सहायता करेगी सरकार जनता को अनुच्छेद 38 के तहत। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 यह कहता है कि राज्य द्वारा, किसके द्वारा? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत अर्थात राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ नीतियाँ। कहने का मतलब कि जो अनुच्छेद 39 है इसका काम क्या है? तो अनुच्छेद 39 के अनुसार जो राज्य है, राज्य के द्वारा अनुसरण किया जाता है कि राज्य जनता के खिलाफ, जनता के सहायता के लिए कुछ नीति का प्रस्तुत करेगी, अर्थात राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ नियम कानून बनाएगी। अनुच्छेद 39 के तहत क्या किया जाएगा? तो राज्य है ना, वो क्या करेगी? नागरिकों यानी कि राज्य में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए यानी कि सहायता के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ नीतियाँ यानी कि नियम कानून को बनाएगी। क्या करेगी? नियम कानून को बनाएगी, वो भी अनुच्छेद 39 के तहत। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 के क, यानी कि अनुच्छेद 39 के क यानी ए। ठीक है। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है निःशुल्क विधि यानी कि कानूनी सहायता। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 39 ए यानी कि क, अनुच्छेद 39 क कहता है कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक या राज्य में रहने वाले किसी भी नागरिक लोगों की सहायता, लोगों की जो कानूनी सहायता होती है, जिसे निःशुल्क विधि सहायता कहते हैं, करेगी। कहने का मतलब है कि देश में रहने वाले कोई भी लोग होगा उसको फ्री में यानी कि निःशुल्क, फ्री में यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी सरकार। क्या करेगी? तो सरकार देश में रहने वाले किसी भी लोगों को निःशुल्क फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करेगी, जिसको निःशुल्क विधि सहायता भी कहते हैं। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था।
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निःशुल्क विधि सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 39 क के तहत दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 घ। अनुच्छेद 39 के घ कहता है समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 39 घ है, यह कहता है कि देश में रहने वाले सभी लोगों में स्त्री और पुरुष, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर काम समान किया है तो उन दोनों को समान वेतन देने का अधिकार है। समान वेतन पाने का अधिकार है। समान वेतन पाने का अधिकार है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 39 के घ में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 के घ में है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट में है राज्य बालकों को स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए। क्या कराएं? राज्य बालकों यानी कि बच्चा एवं राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए। यानी कि राज्य का यह काम है कि देश में रहने वाले, राज्य में रहने वाले जो बच्चा है उसको स्वास्थ्य एवं बढ़िया जिंदगी का उपलब्धि कराए। उसके बाद अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 यह कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठबंधन, राज्य में एक ग्राम पंचायत होगा। इस सभी का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भाग 4 संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो कहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। उसके बाद अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। यानी कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना, जैसे में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल देना। यानी कि अनुच्छेद 41 कहता है कि देश में रहने वाले, राज्य में रहने वाले कोई भी नागरिक जो किसी बुरी स्थिति से गुजर रहा हो उसको सरकारी सहायता देना। जैसे में जो आदमी वृद्धा हो गया उसको वृद्धा पेंशन देना है, जो आदमी विकलांग है उसको विकलांग पेंशन देना है तथा चलने के लिए उसको साइकिल देना है, जो महिला विधवा हो गई उसको विधवा पेंशन देना है, सहायता करना है। ये सब सरकारी सहायता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है यह न्याय संगत कार्य की मानवोचित दशा तथा प्रसूचित सहायता उपलब्ध कराना है। जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न कराना। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 42 कहता है कि भारत में रहने वाली कोई भी जो नागरिक है
उसको न्याय संगत कार्य कराना, यानी कि स्थिति के अनुसार कार्य कराना, न्याय संगत कार्य कराना। जैसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी का हाथ टूटा हो तो उसको कहेगा पहाड़ पर चढ़ने के लिए, तो चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। उसी तरह अगर कोई भी महिला गर्भवती महिला है तो उससे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, उससे जो काम किया जाएगा वही काम उससे करवाया जाएगा। यानी साफ शब्दों में यह कहना है कि जो काम नहीं होगा, जिस स्थिति में या जो लोग उस काम के करने में समर्थ नहीं होगा, उसको वो काम करवाना उसे नहीं है, तो उसे ही न्याय संगत कार्य कहता है। और इसका भी उल्लेख संविधान के भाग अनुच्छेद 42 में है, भाग 4 अनुच्छेद 42 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, यानी कुटीर उद्योग। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। कहने का मतलब अगर कोई भी राज्य या कोई भी लोग कोई काम कर रहा है तो उसको इतना वेतन देना चाहिए कि वह लोग अपने जीवन चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी को कहा गया निर्वाह योग्य मजदूरी। और निर्वाह योग्य मजदूरी का उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे ही और हेल्थफुल वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करें। हम आप लोग के लिए और इसी तरह का और हेल्थफुल वीडियो लाएंगे। जय हिंद।